नमस्कार दोस्तों। हम लक्ष्मीकांत के चैप्टर नंबर 85 तक पहुंच चुके हैं, जहां पे आज हम एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल का इंटीग्रल पार्ट नहीं था। इसको एक अमेंडमेंट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। तो कौन-कौन से वो अमेंडमेंट थे जिससे ये एंटी डिफेक्शन लॉ रिलेटेड है। तो इस एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में जो भी ज़रूरी बातें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, हम उन सारी बातों को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो एज़ यूजुअल इस पूरे चैप्टर को मैं छोटे-छोटे सब हेडिंग्स के थ्रू डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में हम जानेंगे कि कैसे ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट बना। ठीक है? फिर हम इस एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे और इस प्रोविजंस के बारे में आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है, क्योंकि यहीं से सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। फिर हम इस एंटी डिफेक्शन लॉ का इवैल्यूएशन करेंगे, यानी कि इसका जो अच्छा पक्ष क्या है, इसका बुरा पक्ष क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे। और फिर लास्ट में एंटी डिफेक्शन लॉ में जिस तरीके से एक अमेंडमेंट लाके चेंज किया गया, तो आखिरकार इस अमेंडमेंट को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। और इस अमेंडमेंट के थ्रू कौन-कौन से चेंजेस लाए गए एंटी डिफेक्शन लॉ में, हम इस चीज़ को भी समझेंगे। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों हम एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट नहीं था। तो जाहिर सी बात है, इसको इंटीग्रल पार्ट बनाने के लिए हमें अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो 52nd अमेंडमेंट ऑफ 1985 के थ्रू इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट बनाया गया। और इस अमेंडमेंट में इस बात का प्रोविजन था कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं और जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं, यानी कि जो हमारे देश के विधायक हैं और हमारे देश के जो सांसद हैं, उनको डिफेक्शन के ग्राउंड पे भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। डिफेक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो डिफेक्शन का मतलब होता है एक पार्टी से निकल के दूसरी पार्टी में चला जाना। अब आप देखते हैं कि अक्सर हमारी राजनीति में, हमारे देश के पॉलिटिक्स में आपको जो डिफेक्शन है वो 1985 से पहले बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था। अपने पॉलिटिकल गेन के लिए एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते थे। इससे गवर्नमेंट की इंस्टेबिलिटी का जो इश्यू है वो हमें देखने को मिलता था और बार-बार सरकार गिरती हुई नज़र आती थी। तो ज़ाहिर-सी बात है, इससे डील करने के लिए ही ये वाला जो अमेंडमेंट है, 52nd अमेंडमेंट 1985 को लाया गया। इस अमेंडमेंट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नए शेड्यूल को शामिल किया, 10th शेड्यूल को। तो 10th शेड्यूल में आप देखेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में जो भी बातें हैं उसको डिस्कस किया गया है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में करेंटली कितने शेड्यूल्स हैं। ठीक बात है। अब इस अमेंडमेंट को लाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था? सबसे पहले जो पॉलिटिकल डिफेक्शंस हो रहे थे, एक पार्टी से जंप करके दूसरी पार्टी में जो मेंबर्स जा रहे थे, इसको प्रिवेंट करना। अब जाहिर सी बात है, जब इसको प्रिवेंट किया जाएगा तो जो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी है वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से इंश्योर होगी, क्योंकि बार बार पार्टी बदलने से सरकार गिर जाती थी। और ऐसा ना हो, गवर्नमेंट स्टेबल रहे, इसके लिए इस पॉलिटिकल डिफेक्शन को प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी था। और इसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए 52nd अमेंडमेंट जो है वो लाया गया। इसके बाद जब ये अमेंडमेंट लाया गया तो इसने पार्टी डिसिप्लिन को भी प्रमोट किया। अब अगर आप एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा नहीं जा सकते, तो जाहिर सी बात है आप अपनी पार्टी के अंदर ही अच्छे तरीके से डिसिप्लिन में काम करेंगे, ताकि इस पार्टी के अंदर आपको अच्छे अच्छे पोस्ट मिले और इस पार्टी के थ्रू आप जो भी पॉलिटिकल गेन करना चाहते हैं वो कर पाए। तो इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को 1985 में लाया गया और एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट बन गया। तो ये दोस्तों हमने बात करी एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। अब एंटी डिफेक्शन लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका प्रोविजंस। कौन-कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वहां पे मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा। तो इस एंटी डिफेक्शन लॉ के इस 52nd अमेंडमेंट के अलग-अलग प्रोविजंस को हम डिफरेंट हेडिंग्स के थ्रू देखेंगे। सबसे पहले इस एक्ट में हमें डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में चर्चा मिलती है। डिस्क्वालिफिकेशन में भी हम अलग-अलग सब हेडिंग्स के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स होते हैं, उनके डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में इस अमेंडमेंट में क्या कहा गया है, समझिएगा। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर अपनी मेंबरशिप को वॉलंटरीली गिव अप करता है, यानी अपनी मनमर्जी से वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ता है, तो वो फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक बात है। इसके लिए कोई भी फॉर्मल रेजिग्नेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप में डिस्क्वालीफाई हो जाता है। अब अगर मान लीजिए उसने अपने पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप को वॉलंटरीली गिव अप नहीं किया, लेकिन अपने स्टेटमेंट से या एक्शन से या ज्वाइनिंग या दूसरी पार्टी को ज्वाइन करके उसने अगर ऐसा दिखाने की कोशिश की है, तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। ठीक है। फिर आप देखेंगे, अगर किसी पार्टी के मेंबर ने पार्टी व्हिप के अगेंस्ट में जाके वोट किया हो, या फिर पार्टी व्हिप ने किसी इशू पे जो वोट करने की बात कही है, उस वोट करने से उसने मना कर दिया हो, यानी कि वोट से या तो अब्सटेन किया हो या फिर पार्टी व्हिप के अगेंस्ट में वोट किया हो, दोनों ही केसेस में
बिना प्रायर परमिशन के अगर उसने ऐसा किया है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और अगर पार्टी ने 15 दिनों के अंदर उसको माफ नहीं किया, उसको कंडोन नहीं किया है, तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। मान लीजिए किसी मेंबर ने अपने पार्टी व्हिप के अगेंस्ट में जाके या तो वोट को अब्सटेन कर दिया या फिर अगेंस्ट में वोट कर दिया, और पार्टी ने उसको 15 दिन के अंदर माफ कर दिया, तो फिर वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। लेकिन अगर 15 दिन के अंदर पार्टी ने उसको कंडोन नहीं किया है, उसको माफ नहीं किया है, तो फिर वो अपने आप ही डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स के डिस्क्वालिफिकेशन के सर्कमस्टांसेस के बारे में हमने समझा। इसमें हमने दो तरीके की बात की। एक तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर अपनी मर्जी से उस पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप को गिव अप कर देता है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ठीक है। और दूसरा कि पार्टी व्हिप के अगेंस्ट में जाना या फिर पार्टी व्हिप के जो पार्टी व्हिप का जो स्टैंड है उससे वोट उस पे वोट नहीं करना, ये दोनों केसेस में उसका जो मेंबरशिप है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, और वो जो मेंबर है वो उस हाउस से डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ठीक बात है। अब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट मेंबर्स के बारे में कि उनके बारे में डिस्क्वालिफिकेशंस के क्या प्रोविजंस हैं। तो अगर कोई भी इंडिपेंडेंट मेंबर हाउस में इलेक्ट होके गया है, उसने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया, तो फिर वो उस हाउस से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सिंपल सी बात इतनी है। ठीक बात है। फिर कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स भी हमारे आपको पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में देखने को मिलते हैं। वो किस सिचुएशन में डिस्क्वालीफाई होंगे समझते हैं। अगर किसी नॉमिनेटेड मेंबर ने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया आफ्टर 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग सीट। मान लीजिए किसी डेट को उसने पार्लियामेंट के हाउस की सीट को अक्वायर किया, ठीक बात है। अब उस डेट से 6 महीने बाद अगर उसने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो अपने ज्वाइनिंग के 6 महीने के अंदर किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, लेकिन 6 महीने के बाद अगर वो ज्वाइन करना चाहे तो फिर वो ऐसा नहीं कर सकता, और अगर ऐसा करता है तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ये तीन केसेस थे डिस्क्वालिफिकेशन के। हमने नॉमिनेटेड मेंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में देखा, हमने इंडिपेंडेंट मेंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में देखा, और फिर हमने जो पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स होते हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में देखा। तो तीनों कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से मेंबर्स का डिस्क्वालिफिकेशन होता है ये हमने समझा। अब इस अमेंडमेंट के जो प्रोविजंस हैं उसमें कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं जो कि डिस्क्वालिफिकेशन को नहीं लेके जाते। ठीक बात है। जैसे सबसे पहले आप समझिए कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज का मेंबर हो गया है तो कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, लेकिन शर्त क्या है कि जो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी है वो दूसरी पार्टी के साथ 2/3 मेंबर्स के साथ जो कि लेजिस्लेचर में उसके हैं उसके साथ वो मर्ज कर जाए। उदाहरण से आप समझिए, अगर मान लीजिए किसी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई पार्टी ए है और इसके 12 मेंबर हैं, तो 12 मेंबर का अगर आप टू थर्ड निकालेंगे तो ये 8 हो जाते हैं। ठीक बात है। अगर इस 8 मेंबर के साथ ये पॉलिटिकल पार्टी इस जो है वो किसी दूसरी पार्टी के साथ किसी अनदर पार्टी के साथ अगर ज्वाइन कर जाती है तो फिर इसको डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। ठीक बात है। ऐसे केसेस में ये जो 8 मेंबर हैं ये डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। ठीक बात है। अब ये जो मेंबर हैं या तो वो मर्जर को एक्सेप्ट भी करते हैं या कर सकते हैं, या फिर एक सेपरेट ग्रुप के तौर पे भी फंक्शन कर सकते हैं। इसका मतलब कि एक्सेप्शंस में सबसे पहले हमने ये समझा कि अगर कोई पार्टी अपने लेजिस्लेचर मेंबर्स के 2/3 के साथ किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाती है, तो ऐसे में इसको डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा। उदाहरण मैंने समझाया कि अगर किसी पार्टी के 12 लेजिस्लेचर किसी हाउस में हैं, तो 12 में से अगर 8 लेजिस्लेचर के साथ वो पार्टी किसी दूसरे पार्टी में शामिल हो जाती है तो इट विल नॉट बी कॉल्ड अ डिस्क्वालिफिकेशन। फिर दूसरा आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर के कॉन्टेक्स्ट में एक एक्सेप्शन देखने को मिलेगा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होता है वो भी डिस्क्वालीफाई नहीं होगा अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो मेंबर है वो स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर या फिर राज्यसभा में आप देखेंगे चेयरमैन या डिप्यूटी चेयरमैन के पोस्ट पे अगर वो इलेक्ट हो जाता है या नॉमिनेट हो जाता है, तो फिर वो डिस्क्वालिफिकेशन उसको नहीं झेलना पड़ेगा। ठीक बात है। उसको एक वॉलंटरीली जो है वो अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़नी पड़ती है जब वो अपने ऑफिस को अज्यूम करता है। तो इस बात के इसका मतलब ये है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का पहले मेंबर रहता है। ठीक बात है। अब इस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर होने की वजह से प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो उसको जब ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर का ऑफिस वो अज्यूम करता है तो फिर उसको अपना पार्टी का मेंबरशिप छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का पोस्ट है ये एक इंडिपेंडेंट पोस्ट है, इसको बायस्ड हम नहीं मान सकते, अगर अदरवाइज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं वो खतरे में पड़ जाएंगे। तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपनी मेंबरशिप छोड़ता है तो उसके तहत इसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता है, सबसे पहली चीज। और फिर जैसे ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर का टेन्योर खत्म होगा वो वापस से उस अपनी पार्टी को दोबारा से ज्वाइन कर सकता है।
तो ये दो एक्सेप्शंस हमारे इस 52nd अमेंडमेंट में आपको देखने को मिलेंगे जो कि डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। एक तो ऐसा कि जब 2/3 मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर के साथ कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी के साथ मर्ज कर जाए, और दूसरा किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पे इलेक्ट हो जाए या नॉमिनेट हो जाए, ऐसे केसेस में कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है। अब हम बात करते हैं इस एक्ट के प्रोविजन के बारे में जो कि डिसाइडिंग अथॉरिटी के बारे में बताता है कि अगर कोई भी मेंबर डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन है तो इसके बारे में अंतिम डिसीजन किसका होगा। तो आपको ध्यान में रखना है जो डिसाइडिंग अथॉरिटी होता है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस होता है। अगर हम लोकसभा की बात करें तो वहां पे स्पीकर होता है, और राज्यसभा की हम बात करें तो राज्यसभा में आपको चेयरमैन देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है। फिर आप देखेंगे कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती कि उसको इतने टाइम लिमिट के अंदर उस डिस्क्वालिफिकेशन के केस पे डिसीजन देना है। ठीक बात है। अब आपको ध्यान में रखना है कि पहले क्या था कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का डिसीजन था उसको किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता था, लेकिन किहोतो होलोहन केस 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। अब ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, चूंकि एक ट्रिब्यूनल की तरह फंक्शन करता है जब वो 10th शेड्यूल के किसी भी मामले पे डिसीजन देता है, तो जाहिर सी बात है कि हम ट्रिब्यूनल के डिसीजंस को किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज कर सकते हैं। तो चूंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक ट्रिब्यूनल की तरह काम करता है, जब वो 10th शेड्यूल के किसी भी मैटर को देखता है, किसी क्वेश्चन को देखता है, तो हम उसके डिसीजन को भी कोर्ट ऑफ लॉ में जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किहोतो होलोहन केस 1992 में बोला। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं तो फिर 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमें रूल मेकिंग पावर से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस मिलते हैं। इसका मतलब क्या है कि डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उसमें किसी भी हाउस के लिए रूल्स बनाने का जो पावर है वो किसके पास होगा। तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस होता है उसको इस बात के लिए एम्पावर किया जाता है कि वो 10th शेड्यूल के जो भी प्रोविजंस हैं उसको इफेक्ट देने के लिए कुछ रूल्स बनाए। अब ये सारे जो रूल्स हैं वो हाउस के सामने रखे जाते हैं 30 दिन के अंदर, और ये जो हाउस है फिर इस रूल को या तो अप्रूव कर सकती है, या फिर इसको मॉडिफाई कर सकती है, या फिर इसको डिसअप्रूव भी कर सकती है। तीनों चीजें कर सकती है। आपको ध्यान रखना है। अब ये जो रूल्स अभी तक बने हैं इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो डिफेक्शन का केस तभी ले सकता है जब किसी मेंबर ऑफ द हाउस ने उसके पास कंप्लेन किया हो। अगर किसी हाउस के मेंबर ने नहीं, बाकी किसी दूसरे हाउस के मेंबर ने अगर उसने किसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सामने कंप्लेन किया है, या हाउस के बाहर के किसी पर्सन ने अगर किसी के अगेंस्ट में जो डिफेक्शन का केस है, जो डिस्क्वालिफिकेशन का ये जो कंप्लेन है वो किया है, तो फिर उसको जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो इंटरटेन नहीं करेगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिफेक्शन का केस तभी ले सकता है जब उस हाउस के किसी मेंबर ने उसके सामने ये कंप्लेंट रखी हो। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद जब भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना फाइनल डिसीजन लेता है तो वो जो भी मेंबर के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन होता है उसको एक चांस देता है कि वो अपना एक्सप्लेनेशन दे। साथ ही साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास ये भी ऑप्शन होता है कि वो इस मैटर को एक कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस जो हमें पार्लियामेंट में देखने को मिलती है उसके पास इंक्वायरी के लिए भेज सकता है। तो इसका मतलब ये है कि डिफेक्शन का कोई तुरंत इफेक्ट नहीं देखने को मिलता, कोई ऑटोमेटिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसको इफेक्ट दिलवाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये दोस्तों हमने 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के प्रोविजंस के बारे में बात की। इसमें हमने सबसे पहले देखा कि डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन है। इसमें हमने पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर के कॉन्टेक्स्ट में डिस्क्वालिफिकेशन के सर्कमस्टांसेस देखे, इंडिपेंडेंट मेंबर के कॉन्टेक्स्ट में देखे कि वो किन सर्कमस्टांसेस में डिस्क्वालीफाई हो सकता है, और फिर नॉमिनेटेड मेंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में हमने डिस्क्वालिफिकेशन के सर्कमस्टांसेस देखे। फिर हमने डिस्क्वालिफिकेशन के एक्सेप्शंस के बारे में बात की कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का 2/3 मेजोरिटी जो है पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 लेजिस्लेचर किसी दूसरी पार्टी में मर्ज कर जाते हैं, तो जाहिर सी बात है इसको हाँ डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा, सॉरी इसको डिफेक्शन नहीं माना जाएगा और इसके बेस पर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। साथ ही साथ अगर किसी पार्टी का मेंबर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पर इलेक्ट हो जाता है तो फिर उसको भी डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। फिर हमने देखा कि जो डिफेक्शन का इशू है, जो डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन है, उस पर डिसाइडिंग अथॉरिटी जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, और इसके पास किसी भी केस को डिसाइड करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होती। और जाहिर सी बात है कि अब
जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का डिसीजन है हम उसको कोर्ट ऑफ लॉ में क्वेश्चन कर सकते हैं आफ्टर क्योटो होलोहन केस 1992, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। फिर हमने देखा कि जो 10th शेड्यूल के प्रोविजंस हैं उसको इफेक्ट देने के लिए रूल्स बनाने की जो पावर है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास होती है, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर जब रूल बनाता है तो उसको अपने हाउस से अप्रूवल लेना पड़ता है। फिर अब उसके बाद ये जो है हमने फिर देखा कि जिस जिस भी मेंबर के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन आता है उस मेंबर को अपना एक्सप्लेनेशन रखने की इजाजत दी जाती है, वो अपना एक्सप्लेनेशन रखता है। तो इस तरीके से जो डिफेक्शन है उसका कोई भी इमीडिएट और कोई भी ऑटोमेटिक इफेक्ट नहीं होता। तो अभी तक हमने इतनी सारी बातें की, आई होप आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया है तो वीडियो को पीछे करके देखें दोस्तों, आपको जरूर समझ में आएगा। अब अगर हम इस 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के इवैल्यूएशन करें तो हमें इसके कुछ एडवांटेजेस भी देखने को मिलते हैं और इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम इसकी अच्छी बातों के बारे में बात करते हैं। ये जो 52nd अमेंडमेंट में एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, ये एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है, इसको चेक करता है। हमने अपने इंडियन पॉलिटिक्स में आयाराम गयाराम की पॉलिटिक्स काफी देखी है, तो ये आयाराम गयाराम की पॉलिटिक्स को डिस्करेज करता है। साथ ही साथ इंड्यूसमेंट बेस्ड जो डिफेक्शन होता है उसको भी रिड्यूस करता है। कई बार लोगों को लोक लुभावन जो ऑफर दिए जाते हैं और उसकी वजह से उनको दूसरी पार्टी में शामिल करने की कोशिश की जाती है, तो जो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है, जो राजनीतिक अवसरवाद है, उस पे ये एक चेक लगाने का काम करता है। फिर आप देखेंगे ये गवर्नमेंट के स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है, क्योंकि अब ये जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट जो होती है उसका फ्रीक्वेंट कोलैप्स रोकता है। साथ ही साथ पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन में एक कंटिन्यूटी भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये किसी भी मेंबर को दूसरी पार्टी में जाने से डिस्क्वालीफाई करने का जो प्रोविजन है इस अमेंडमेंट एक्ट में दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में जो भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर होते हैं वो डिफेक्शन करने से डरते हैं, तो ऐसे में जो गवर्नमेंट है उसकी स्टेबिलिटी भी इंश्योर होती है। ठीक बात है। साथ ही साथ दोस्तों ये जो अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट पार्टी डिसिप्लिन को भी स्ट्रेंथन करता है, जिसके बारे में मैंने आपसे ऑलरेडी बात की हुई है, क्योंकि जो भी मेंबर्स होते हैं वो पार्टी की आइडियोलॉजीज को फॉलो करते हैं, उसके प्रोग्राम्स को फॉलो करें, इस बात को इंश्योर करने का काम ये अमेंडमेंट करता है। साथ ही साथ ये जो अमेंडमेंट है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फैसिलिटेट करते हैं। फिर ये वोटर के मैंडेट को रिस्पेक्ट करते हैं। कैसे? मान लीजिए कि जो वोटर्स हैं उन्होंने किसी पार्टी सिंबल को ध्यान में रख के वोट किया। अब उस पार्टी सिंबल को ध्यान में रख के जब उन्होंने वोट किया, किसी कैंडिडेट को चुना और वो कैंडिडेट किसी दूसरी पार्टी में चला जाए, तो जाहिर सी बात है ये वोटरों के साथ एक बिट्रेयल की तरह होगा। तो इस बिट्रेयल को रोकने का काम भी ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करता है। इसकी वजह से जो हमारे देश में इलेक्टोरल अकाउंटेबिलिटी है वो भी बनी रहती है। साथ ही साथ जो हॉर्स ट्रेडिंग हमें देखने को मिलता है अपने इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, उसको भी ये रिड्यूस करता है, उस पर एक लिमिट लगाने की बात करता है। और हमारे देश में के पॉलिटिकल सिस्टम में जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, जैसे ब्राइबरी हो गया, ऑफिस सीकिंग हो गया, इन सब पे लिमिट लगाने की कोशिश करता है। इस तरीके से हमारे देश में एक क्लीनर लेजिस्लेटिव पॉलिटिक्स भी प्रमोट होती है। साथ ही साथ दोस्तों ये जो एक्ट है ये हमारे देश में आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी को भी इनकरेज करता है। जो मेंबर हैं वो अपने डिक्लेयर्ड पॉलिटिकल पोजीशन के साथ अलाइन करके बने रह सकते हैं। जो अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट्स हमें देखने को मिलता है उसको भी मिनिमाइज करने की कोशिश ये अमेंडमेंट करता है। तो इन सारे फायदों के मद्देनजर हमें इसके एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं। ठीक बात है। लेकिन इस अमेंडमेंट के कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे ये फ्रीडम ऑफ लेजिस्लेटर को सप्रेस करता है। उदाहरण के तौर पे आप समझिए कि जो एमपीज और एमएलएज हैं वो अपने खुद के मर्जी से वोट नहीं कर सकते, उनको अपने पार्टी के व्हिप के अकॉर्डिंग वोट करना पड़ता है। वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के इंटरेस्ट के आधार पे या अपने कॉन्शियंस के आधार पे वोट नहीं कर सकते हैं। तो जो लेजिस्लेटर्स हैं उनके फ्रीडम को सप्रेस करता हुआ ये एक्ट हमें दिखता है। ठीक बात है। फिर उसके बाद आप देखेंगे जो पार्लियामेंट्री डेलिबरेशन है उसको भी कमजोर करने का ये जो एक्ट है वो काम करता है। कैसे? जो लेजिस्लेचर रिड्यूस टू इंडोर्सिंग पार्टी डिसीजंस, अब केवल पार्टी के डिसीजन को ही इंडोर्स करने के लिए जो लेजिस्लेटर हैं वो उनका यूज किया जाता है। अब लेजिस्लेटर जो है उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कुछ वादा किया है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर वो काम करना चाहेंगे। लेकिन जो पार्टी के डिसीजंस होते हैं वो जरूरी नहीं है कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के अकॉर्डिंग हो, तो उनको पार्टी डिसीजन को ही इंडोर्स करना पड़ता है। ठीक बात है। तो इससे हमारे देश में जो पार्लियामेंट्री डिलिबरेशन है वो काफी ज्यादा कमजोर होती है। साथ ही साथ पार्टी लीडरशिप पे का एक्सेसिव कंट्रोल भी ये एक्ट हमें करता हुआ दिखता है। जो विप इशू हो गया है ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन पे, उसी को उस पार्टी के सारे मेंबर्स को
को फॉलो करना पड़ता है। फिर आप देखेंगे कि बायस एंड डिले बाय स्पीकर का एक हमें क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है, जैसे जो स्पीकर्स पार्टीसन रोल क्वेश्चंस न्यूट्रलिटी, डिसीजंस ऑफ्टन डिलेड फॉर पॉलिटिकल गेन। जो स्पीकर होते हैं वो डिस्क्वालिफिकेशन के मुद्दे पर उनका, चूंकि मैंने आपको बताया है कि डिस्क्वालिफिकेशन के मुद्दे पर जो डिसाइडिंग अथॉरिटी होता है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर अक्सर क्या करते हैं, पॉलिटिकल गेन के लिए कई बार डिस्क्वालिफिकेशन के मुद्दे को रोक देते हैं या फिर उस पर गलत तरीके से अपना जो रोल है वो बायस्ड होकर अपना रोल निभाते हैं। तो इस ये भी एक हमें प्रॉब्लम इस अमेंडमेंट से देखने को मिलती है। फिर उसके बाद ये जो अमेंडमेंट है ये मास डिफेक्शन को स्टॉप नहीं करता। अब मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी पार्टी के 2/3 लेजिस्लेचर माफ कीजिए लेजिस्लेटर हैं जो चुन के हाउस में गए हैं, अगर वो किसी दूसरी पार्टी में अगर शामिल हो जाते हैं तो इसको डिफेक्शन नहीं माना जाता। तो जो मास डिफेक्शन है उसको ये अमेंडमेंट नहीं रोकता है, अभी भी मास डिफेक्शन इस अमेंडमेंट के अंतर्गत में अलाउड है। अब ये जो अमेंडमेंट है ये इनडायरेक्ट डिफेक्शंस को भी इनकरेज करता है। स्ट्रेटेजिक रेजिग्नेशंस फॉलोड बाय री इलेक्शन। अब जो रेजिग्नेशन करवाती है दूसरी पार्टी तो उसकी वजह से हमें री इलेक्शन देखने को मिलता है। तो जो इनडायरेक्ट डिफेक्शन है वो अभी भी हमें अपने देश में देखने को मिलता है। इनडायरेक्ट डिफेक्शन के बारे में ये जो अमेंडमेंट है वो कुछ भी बात नहीं करता। साथ ही साथ जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसको डाइल्यूट करने का काम ये करता है, क्योंकि जो लेजिस्लेटर है वो केवल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव की तरह ही काम करते हैं, वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं रह पाते। क्योंकि जो डेमोक्रेसी हम अपने देश में फॉलो करते हैं उसमें जो भी हमारे देश के लेजिस्लेटर्स हैं वो पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन उन लेजिस्लेटर्स को अपने पार्टी के विप के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना होता है ना, अपने पार्टी के आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना होता है। तो वो पीपल के रिप्रेजेंटेटिव से वो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव बन के रह जाते हैं। तो ये कई सारे लिमिटेशंस भी आपको देखने को मिलेंगे। अब जाहिर सी बात है जब इस अमेंडमेंट में कई सारे लिमिटेशंस थे, कई सारी कमियां थी, तो इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा और इसी प्रयास के मद्देनजर हम देखते हैं 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 को लाया जाता है। तो इसको लाने के पीछे जो मैंने आपको लिमिटेशंस बताए उसको आप समझ सकते हैं। इसके अलावा कई सारे आपको रीजंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है कि जो स्प्लिट का लूप होल हमें 52nd अमेंडमेंट में देखने को मिला था उसको एलिमिनेट करना था। क्योंकि पहले क्या था कि जो 1/3 मेंबर थे किसी भी पार्टी के, वो अगर दूसरी पार्टी में जाके शामिल हो जाते तो इसको स्प्लिट नहीं माना जाता था। तो इस अमेंडमेंट ने 91st अमेंडमेंट ने इस प्रोविजन को, स्प्लिट वाले प्रोविजन को क्या किया, डिलीट कर दिया। तो जो स्प्लिट का लूप होल था उस लूप होल को एलिमिनेट करने की जरूरत थी, इसलिए 91st अमेंडमेंट को लाया गया। फिर उसके बाद जो पॉलिटिकल करप्शन हमें अपने देश में देखने को मिल रहा था उसको भी रोकने की जरूरत थी। दरअसल जब भी डिफेक्शन होता था तो डिफेक्शन करने वाले मेंबर्स को कई बार मिनिस्टेरियल पोस्ट दे दिया जाता था, उनको ऑफिसर्स ऑफ प्रॉफिट दे दिए जाते थे। तो साथ ही साथ तो ये जो अमेंडमेंट है उसने क्या किया, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया और इसको जो टोटल हाउस का जो साइज है उसके 15% तक ला दिया। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद तो चूंकि ये जो डिफेक्शन थे, हमारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम में काफी करप्शन देखने को मिल रहे थे और डिफेक्शन को काफी ज्यादा रिवॉर्ड दिया जा रहा था, तो इसको रोकने के लिए भी कुछ चेंज करने की जरूरत थी और इसी चेंज को 91st अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया। फिर आप देखेंगे हमारे देश में जो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी है उसको मजबूत करने की जरूरत थी, क्योंकि फ्रीक्वेंट डिफेक्शंस हो रहे थे। इसकी वजह से जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो गिर जा रही थी, पॉलिसी पैरालिसिस हो रहा था, कोई भी पॉलिसी बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पा रही थी। तो जो अमेंडमेंट था उसको इस बात के लिए एम किया गया था कि ये हमारे देश में जो पॉलिसी है उसकी कंटिन्यूटी को बनाएगा और स्टेबिलिटी को बनाएगा। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए भी ये जो अमेंडमेंट है वो लाया गया था। फिर आप देखेंगे पार्टी डिसिप्लिन को रीइंफोर्स करने की जरूरत थी, क्योंकि बिना पार्टी के डिसिप्लिन के एक मेंबर बाकी कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज में बार बार जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज बदल रहे थे, तो पार्टी डिसिप्लिन को भी रीइंफोर्स करने की जरूरत थी। इसलिए भी ये जो अमेंडमेंट है वो लाया गया 91st अमेंडमेंट। साथ ही साथ जो पब्लिक एक्सचेकर है उस पर बर्डन को रिड्यूस करने के मद्देनजर भी इस अमेंडमेंट को लाया गया, क्योंकि जो लार्ज कैबिनेट है उनमें अब उनको जो डिफेक्टर्स थे उनको एकोमोडेट किया जाता था इन लार्ज कैबिनेट्स में। इसका मतलब जो दूसरी पार्टी के मेंबर किसी गवर्नमेंट की पार्टी में आके शामिल हुए हैं तो इनको किसी ऑफिस को देने के लिए जो कैबिनेट होता है, कैबिनेट में कई बार बहुत लार्ज कैबिनेट बनाया जाता था, इसमें कई सारे मेंबर्स होते थे ताकि इन डिफेक्टर्स को संतुष्ट किया जा सके। तो ये जो अमेंडमेंट है उसने, मैंने आपको बताया कि जो हाउस का टोटल स्ट्रेंथ होता है उसका 15% ही अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं, इस बात का एक कैप लगा दिया। तो यूपीएससी ने हालांकि पहले पूछा भी है कि किस अमेंडमेंट ने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उस पर 15% का कैप लगाया था, तो यही 91st अमेंडमेंट जो था 2003 का, इसी ने इस 15% का कैप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे लगाया था ताकि जो डिफेक्टर्स हैं उनको कैबिनेट को बढ़ा के रिवॉर्ड न किया जा सके।
ठीक बात है। साथ ही साथ हमारे देश में जो गवर्नेंस की क्वालिटी थी उसको भी इम्प्रूव करने के लिए ये 91st अमेंडमेंट लाया गया था। तो ये कई सारे रीजन थे जिसकी वजह से इस अमेंडमेंट की जरूरत हमारे देश में थी, और इस अमेंडमेंट को लाने के बाद जो नए नए प्रोविजंस शामिल हुए उन प्रोविजंस ने हमारे देश में इन सारी कमियों को इन सारी कमियों को दूर करने की कोशिश की है। तो हम बात करते हैं 91st अमेंडमेंट के प्रोविजंस के बारे में। तो इसमें दो तीन तरीके के प्रोविजंस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो प्रोविजन है वो एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। इसमें क्या है, जो स्प्लिट प्रोविजन था उसको डिलीट कर दिया गया। इसमें मतलब ये था, जो 10th शेड्यूल का पैराग्राफ 3 था उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर किसी पार्टी के 1/3 लेजिस्लेटर या 1/3 मेंबर किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो इसको डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। इस प्रोविजन को 91st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको डिलीट कर दिया गया। अब अगर 1/3 मेंबर किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे तो उसको डिफेक्शन माना जाएगा और वो सारे के सारे मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब 1/3 की जगह 2/3 मेंबर जो है उसका मर्जर अलाउ किया गया है। इसका मतलब 2/3 मेंबर अगर गए तो फिर वो डिफेक्शन नहीं है, और अगर 1/3 मेंबर गए तो फिर 1/3 मेंबर जो है वो डिफेक्शन माना जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद जो एंटी डिफेक्शन फ्रेमवर्क था उसको और ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाया गया। जो इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप के डिफेक्शंस थे उनको इलीगल बनाया गया। साथ ही साथ जो अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिकल स्विचिंग होती थी उसका स्कोप भी कम कर दिया गया। तो ये दो तरीके के प्रोविजन आपको एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड 91st अमेंडमेंट 2003 में देखने को मिलते हैं। फिर इस अमेंडमेंट में आपको एक प्रोविजन ये देखने को मिलेगा कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे उनके साइज पे कैप लगाया गया 15% का। और ये 15% किसका, जो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस होता है उसका। अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में हमें जो टोटल 550 मेंबर देखने को मिलते हैं इसका 15%, और राज्यसभा में जितने मेंबर होते हैं उसका 15%। और मिनिमम स्ट्रेंथ जो है वो 12 मिनिस्टर्स इन स्टेट्स, इसको भी फिक्स कर दिया गया। साथ ही साथ इस अमेंडमेंट के थ्रू कई नए आर्टिकल्स को भी इंसर्ट किया गया, जैसे आर्टिकल 71, 75 1A, इसने यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे एक कैप लगाया। और आर्टिकल 164 1A इसने स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे कैप लगाया। तो ये दोनों जो नए आर्टिकल इंसर्ट किए गए इसके माध्यम से ये 15% का कैप लगाया गया था। फिर उसके बाद इस अमेंडमेंट में जो मिनिस्टीरियल ऑफिस जो है उसका डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड भी कुछ प्रोविजंस थे। जो डिफेक्टर्स थे उनको अब मिनिस्टर्स नहीं बनाया जा सकता था। जो डिस्क्वालिफाइड मेंबर्स थे उनको या तो मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता था, ना ही वो कोई रिम्यूनरेटिव पॉलिटिकल ऑफिस को होल्ड कर सकते थे। और डिस्क्वालिफिकेशन तब तक कंटिन्यू रहता जब तक कि लेजिस्लेचर का दोबारा इलेक्शन नहीं हो जाता, या फिर जिस हाउस का वो मेंबर था वो हाउस उसका जो टर्म है वो एक्सपायर नहीं हो जाता। तो इस तरीके से जो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मिनिस्टीरियल ऑफिस का जो प्रोविजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन था, ताकि डिफेक्टर्स को जो मिनिस्टर्स के पोस्ट बार बार पहले दिए जा रहे थे उनको रिवॉर्ड करने के लिए, उनको अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए उस पे वो जो प्रोविजन था उस पर एक रोक लगा दी गई। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोविजंस भी आपको इस अमेंडमेंट में देखने को मिलता है, क्योंकि इस अमेंडमेंट ने जो पॉलिटिकल हॉर्स ट्रेडिंग थी उसमें रिड्यूस किया। साथ ही साथ जो डिफेक्शन में इंसेंटिव्स मिलते थे उनको भी लिमिट करने की कोशिश की, जिसके बारे में मैंने आपसे कई बार बात की है। फिर स्टेबल गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए इसने बहुत सारे प्रोविजंस को शामिल किया। और फिर साथ ही क्योंकि जब छोटा कैबिनेट होगा तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करेगा। और मैंने बताया आपको कि कैबिनेट में 15% का जो कैप है वो इस 91st अमेंडमेंट 2003 के थ्रू लगाया गया। इसके अलावा जो वोटर का मैंडेट होता है उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए इस प्रोविजन ने बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया। क्योंकि अक्सर आपको देखने को मिलता है कि वोटर क्या करते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल को देख के किसी कैंडिडेट को चुनते हैं। अगर वही कैंडिडेट किसी दूसरी पार्टी में चला गया तो ये जाहिर सी बात है वोटर के साथ बिट्रेयल है। तो वोटर के मैंडेट को प्रोटेक्ट करने की बात भी इस अमेंडमेंट में की गई। तो दोस्तों इस तरीके से आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हमने एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड जितनी भी जरूरी बातें थी उन सारी बातों को मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इन सारी बातों के बेस पे आप एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं कर पाएंगे। अगर आपने इस लेक्चर को ध्यान से सुना है तो आप उन सारे कॉम्प्लिकेशंस को समझ पाए होंगे जिसके आधार पर यूपीएससी सवाल पूछती है। तो आई होप आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा, और अगले चैप्टर के साथ मैं आपसे मिलूंगा। लेकिन जाने से पहले दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।